हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। चलो एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहां पर हमने छोड़ा था। हमने कहां पर छोड़ा था? हम वॉशिंग सोडा कर रहे थे। वॉशिंग सोडा की जो अगला टॉपिक है हमने प्रिपरेशन कर लिया, वो कैसे बनता है, और उसका अगला टॉपिक है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। फिजिकल में क्या होगा, वो सॉल्युबल है या उसका कलर क्या है, वो उसका अपीयरेंस क्या है। पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा और कार्बनिक एसिड बनाएगा। याद आया कुछ? पिछली रिएक्शन हमने करी थी। NaOH बनाएगा एंड कार्बनिक एसिड बनाएगा विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर NaOH बन रहा है और कार्बनिक एसिड बन रहा है दैट मींस कि इट इज बेसिक इन नेचर। NaOH है, एल्कली है, तो एल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। ये पहले हम कर चुके हैं तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट। एफ्लोरेसेंट क्या होता है? अगर किसी सब्सटेंस को हम एयर में ऐसी खुला छोड़ देंगे तो इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो अपना जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लूज कर देगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। तो ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये भी, इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या होगा? it loses its water molecules when exposed to air। एयर में जब एक्सपोज करेंगे तो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे Na2CO3.10H2O, ये होता है ना वॉशिंग सोडा। अब जब एयर में इसे हम ऐसे एक्सपोज करेंगे तो इसके जो 9 मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल बचेगा इसके अंदर। तो ये क्या होगा? Na2CO3.H2O, और ये 9 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहां से निकल गए। ओके, अब ये जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा, व्हाइट कलर का। अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ट्रांसपेरेंट कब था ये? जब इसमें 10 मॉलिक्यूल्स थे। ये ट्रांसपेरेंट है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। और जब ये 9 मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा, लूज कर देगा तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ऑलमोस्ट एनहाइड्रस बन जाएगा, ऑलमोस्ट एनहाइड्रस, डिहाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड है क्योंकि इसमें वाटर है, फुल क्वांटिटी में जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना वाटर है। 9 मॉलिक्यूल्स इसने लूज कर दिए तो ऑलमोस्ट एक ही मॉलिक्यूल बचा ना, तो ऑलमोस्ट एनहाइड्रस है, तो उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। RESCENCE, ये स्पेलिंग है। दिस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल या हाइड्रेटेड सॉल्ट loses its water molecules when exposed to air. This property is called efflorescence. वो सब यहां पर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट।
एक्शन ऑफ हीट, जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज्ड टू एयर, वो सारे उड़ जाएंगे, तो ये इट कंप्लीटली बिकम्स एनहाइड्रस। तो इसको अगर हम ऐसे शो करें Na2CO3.10H2O, हमने क्या किया, ऐसे हीट कर दिया, छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल मतलब हीट का सिंबल होता है, हीट किया तो इट लूजेस ऑल इट्स 10 मॉलिक्यूल्स, तो अब सिर्फ हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बचेगा। इसे हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा ऐश। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज सोडा ऐश, इट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोडा ऐश। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी है, डू यू नो व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर क्या होता है, जिसको हम खारा पानी बोलते हैं। हार्ड वाटर का मतलब है कि ऐसा पानी जो सोप में लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, जब उसमें हम सोप मिलाते हैं तो उसमें लेदर प्रोड्यूस नहीं होता, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्टी वाटर को हम हार्ड वाटर बोल सकते हैं। उसमें कौन से सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होता है, कैल्शियम सॉल्ट होता है, मेनली यही दो सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं उस पानी में। तो उस पानी को, उस वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, अब सॉफ्ट का मतलब क्या है, सॉफ्ट वाटर का मतलब है जो पानी साबुन में, सोप में अच्छे से लेदर प्रोड्यूस कर दे, झाग प्रोड्यूस कर दे, तभी तो कपड़े अच्छे से साफ होंगे ना। तो उस पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं। वॉशिंग सोडा क्या काम करेगा, जो भी सॉल्ट है उसके अंदर, कैल्शियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, उनके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, वॉशिंग सोडा डाला, तो वॉशिंग सोडा उस कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन के बाद बना देगा कार्बोनेट्स। अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो वी नो कैल्शियम कार्बोनेट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, वाटर के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता, तो हम कार्बोनेट्स के प्रेसिपिटेट्स हमें मिलते हैं, और प्रेसिपिटेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, उस सॉल्यूशन में वो इनसोल्यूबल रहेंगे और उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो सॉल्ट था उसके अंदर, कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट था, उसे हमने रिमूव कर दिया, मीन्स हमने वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर दिया। हार्डनेस किसकी वजह से थी, उस सॉल्ट की वजह से थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से थी। अब उसको हमने ट्रीट कर दिया वॉशिंग सोडा से, ठीक है, तो वो हार्डनेस भी कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। अब इसकी क्या रिएक्शन होती है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। व्हेन वॉशिंग सोडा इज added to hard water, it reacts with calcium chloride or magnesium chloride and form carbonates in precipitate form। जो मैंने बोला है मैं वही लिख रहा हूं, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कार्बोनेट्स बन जाएंगे विच कैन बी फिल्टर्ड आउट, which can be filtered out and hence hardness of water is removed, वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाती है। अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हमने हार्ड वाटर में डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट को हमने हार्ड वाटर में डाल दिया। वैसे तो इसके साथ क्या होगा, 10H2O भी आना चाहिए, 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लेकिन उनको लिखने से कोई फायदा नहीं है। मेनली क्या है यहाँ पे, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ही रिएक्ट करेगा कैल्शियम सॉल्ट से, राइट। तो सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, हार्ड वाटर के अंदर क्या है, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, मान लेते हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं उसके अंदर, तो ये रिएक्ट करेगा CaCl2 से, कैल्शियम क्लोराइड से। अब रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, जो रिएक्ट करने के बाद ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3 ये मिल गया और यहां पे मिल गया NaCl, ये बन गया NaCl। बैलेंसिंग के लिए यहां 2 लगा दिया और देख लेना बैलेंसिंग है या नहीं। मेन रिएक्शन ये है। तो फाइनली क्या बन रहा है, दीज आर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कार्बोनेट्स व्हिच कैन बी फिल्टर्ड आउट। उनको हम फिल्टर कर सकते हैं, तो पानी बिल्कुल साफ हो गया, उसका हार्डनेस बिल्कुल खत्म। नाउ दिस सॉफ्ट वाटर इज यूज्ड वेल फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, इसमें सोप बहुत अच्छे से काम करेगा, लेदर प्रोड्यूस करेगा सॉफ्ट वाटर के अंदर, और कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। सो ये रिएक्शन होती है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो वही है भाई, कपड़ों की धुलाई करने में काम आता है, कपड़ों की धुलाई करता है, लॉन्ड्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको ओरली बता देते हैं, कोई इसमें लिखने वाला कोई चीज नहीं है। वॉशिंग सोडा भाई, नाम ही वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग के लिए ही काम आएगा ना, तो कपड़ों की धुलाई करता है, वॉशिंग करता है। सेकंड, हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, ये हम अच्छे से देख चुके हैं अभी। सेकंड यूज क्या है, इट रिमूव्स द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। थर्ड यूज क्या है, देखो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ग्लास भी बनता है, इससे जो कांच होता है ना, कांच, वो भी, उसमें भी ये वॉशिंग सोडा यूज होता है, पेपर में भी यूज होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है, जिसमें यूज होता है। तो दीज आर ऑल द यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। ये 3-4 यूजेस हैं उसकी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP। क्या होता है इसका मतलब, पेरिस क्यों बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है विच इज कॉल्ड जिप्सम, जिप्सम जो है वो पेरिस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। और फर्स्ट टाइम प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बना था तो उसका जो जिप्सम था वो पेरिस से ही ऑब्टेन किया गया था, वहीं से लाया गया था, वहीं का जिप्सम सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वहीं मिलता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके। अब इसमें इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कॉमन नेम है, दिस इज द कॉमन नेम। केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी मतलब हाफ, तो हाफ का मतलब 1/2। हाइड्रेट का मतलब वाटर,
तो वाटर का सिर्फ आधा मॉलिक्यूल इसमें होता है, हाफ मॉलिक्यूल होता है। तो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये क्या हो गया इसका, ये केमिकल नेम हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। ये केमिकल नेम और ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अब देखो प्रिपरेशन देख लेते हैं। जिप्सम क्या है, जिप्सम भी एक सॉल्ट है, जिप्सम भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। दिस इज जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। इसको हम हीट करते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक इस जिप्सम को हीट करेंगे। तो जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे और कितना वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, सिर्फ आधा, 1/2, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा इसमें और बाकी जो 3/2 मॉलिक्यूल जो है वो हट जाएंगे। ओके, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O और 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स, 3/2 H2 मॉलिक्यूल्स हट गए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हट गए और कितना बचा, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल बचा। एंड दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ध्यान से, ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गई। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हम इसको हीट करते हैं ना, तो हीटिंग इसकी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही होनी चाहिए। उससे अगर ऊपर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर ऊपर टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो ये पीओपी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसका सारा क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सारा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है सारा वेपराइज हो जाएगा, सारा उड़ जाएगा। हमें पीओपी बनाने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, हाफ तो चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा ही हीट कर देंगे इसको, 100 डिग्री से ऊपर हीट कर देंगे तो ये जो हाफ है ना ये भी निकल जाएगा, तो फिर हमारा पीओपी नहीं बनेगा, वो बर्न्ट पीओपी कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड बर्न्ट पीओपी, जला हुआ एकदम बेकार। ओके, अब देखो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है कि एक तो ये व्हाइट कलर का होता है, ये तो सबको पता ही है। व्हाइट कलर का होगा। एक्शन ऑफ वाटर, वाटर से क्या एक्शन होगा इसका, मतलब जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो इट विल गेन 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड अगेन बिकम्स जिप्सम। लिसन अगेन, अगर इसमें वाटर से ट्रीट कराते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेगा, 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा। 1/2 तो पहले से ही है इसके पास अपना, 3/2 इसने और ले लिया तो कितना बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो CaSO4 2H2O बन गया एंड विच इज जिप्सम, मतलब दोबारा से जिप्सम बन जाएगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है, पीओपी है। वाटर में इसमें को डाल दिया इसमें हमने, ठीक है। तो ट्रीटमेंट होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, 1 होल 1/2, 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल इसके पास पहले से ही है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स। एंड 2 मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, जिप्सम में होते हैं। दैट मीन्स ये दोबारा से जिप्सम बन जाएगा, ये दोबारा से जिप्सम बन गया। और सिर्फ वाटर में ही नहीं, अगर इसे हम
बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है एयर में, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कई दिनों तक ऐसे ही छोड़े रखेंगे तब भी ये जिप्सम बन जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में से धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और जिप्सम बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। जिप्सम इज वेरी हार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले तो भाई अगर हड्डी टूट जाए, बोन ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, सबको पता है। अगर बोन ब्रेक हो जाए तो प्लास्टर लगता है, तो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर सेटिंग आवर बोन्स। ठीक है, हमारी बोन्स को सेट करने के लिए क्या होता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा अगर वाटर डाल देते हैं तो वो सेट हो जाता है। और क्या इसका यूज होता है, जैसे वॉल पुट्टी होती है ना, वो भी पीओपी जो वॉल्स पर लगाते हैं तो वो भी यही होता है, तो वॉल्स को कवर करने के लिए इसका यूज होता है। डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज होता है, स्टैच्यूज बनाने के लिए यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत है? आई थिंक नहीं है, मैंने बता दिया, उसको ध्यान से आप सब लिख सकते हो, इतना कोई इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके यूजेस बड़े कॉमन हैं। ठीक है, चलो बच्चों, देन वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड क्या है लास्ट टॉपिक? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट, या फिर एनहाइड्रस सॉल्ट्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये, इसका क्या मतलब है? अभी जितने भी हमने सॉल्ट्स पढ़े हैं ना, जैसे जिप्सम है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे। और क्या पढ़ा हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने थे? 10 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के। तो ऑल दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी सॉल्ट में प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी भी सॉल्ट में कंबाइंड रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। सो दीज क्रिस्टल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या लिखेंगे इसमें? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट in any salt in the form of crystals, ठीक है, are called water of crystallization. For example CuSO4 dot 5H2O, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 5H2O है, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 5। तो इनको क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। FeSO4 डॉट 7H2O, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है? हाफ H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट? क्रिस्टलाइजेशन समझते हो ना, क्रिस्टल समझते हो ना, कि वाटर क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे कॉपर सल्फेट देखा होगा कभी लैब में, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का पाउडर होता है, डार्क ब्लू कलर का। तो ये ऐसा है, अगर इसको हम टच करेंगे तो हमारा हाथ गीला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो वाटर प्रेजेंट है ना, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रिस्टल जैसे हम शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, चीनी के जो दाने होते हैं, वो क्रिस्टल्स हैं। जो सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स हैं। छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जिनकी कुछ पर्टिकुलर शेप होती है, प्योर फॉर्म में होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल्स।
तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट रहेगा वो ऐसा नहीं है कि उसको अगर हम टच करेंगे तो हमारा हाथ गीला हो जाएगा। इतना ज्यादा पानी नहीं होता उसमें, इतना ज्यादा पानी नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, जिसके अंदर वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली 5 मॉलिक्यूल्स। तो 5 मॉलिक्यूल्स होते कितने हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए जब उसको हम ऐसे हाथ पर लेंगे तो हमारा हाथ गीला नहीं होगा। तो वाटर तो है इसमें लेकिन क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, तो इसलिए हमें वाटर वो फील नहीं होता, बट स्टिल वाटर इज प्रेजेंट देयर, राइट। इसी तरह से ये है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7, वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी तरह से जिप्सम हमने पढ़ लिया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा हमने पढ़ लिया। तो ये क्या है, इन सभी में वाटर प्रेजेंट रहता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑल दीज आर सॉल्ट्स, ऑल दीज आर सॉल्ट्स, ऑल दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वाटर है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या, salt that contains water in the form of crystals। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, उस सॉल्ट को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो हो जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट। कहां लिखे इसको, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या होगा, सॉल्ट दैट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ crystallization is called anhydrous salt। बच्चों कुछ कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये है, समझो उसको ध्यान से। यहां पर हमने 3 वर्ड सीखे, तीन चीजों की बात कर रहा हूं मैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रस सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अगर हम सिर्फ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। ये पूरा सॉल्ट है। अब इस पूरे सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये पूरा सॉल्ट क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। ये पूरा सॉल्ट क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। ये पूरा सॉल्ट क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि इस पूरे सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो दिस होल सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड ओनली दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे और इस पूरे सॉल्ट को बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। बात समझ में आ गई, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो बन जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस का मतलब है जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट इज व्हाट, सॉल्ट दैट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे अगर हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रस सॉल्ट बनाना हो तो हम गर्म कर सकते हैं उस सॉल्ट को, उस सॉल्ट को हम हीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जो कि ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, इसे हमने हीट किया, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे,
ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा CuSO4। तो CuSO4 प्लस 5H2O। अब ये जो CuSO4 है ये व्हाइट कलर का होता है, ये जो CuSO4 है इट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, अब देखो ये क्या है, ये हाइड्रेटेड है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि इसमें वाटर है, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा यहां पर, अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर हीट करते हैं तो उसका कलर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है कलर? क्योंकि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जब किसी सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो उसका कुछ और कलर होता है, और जब वही वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तब उसका कलर चेंज हो जाता है, तब कुछ और कलर बन जाता है। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, जरूर आता है कि इफ वी हीट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, देन इट्स कलर चेंजेस, व्हाई? तो ये रिएक्शन लिखो, क्यों चेंज होता है, बिकॉज इट लूजेस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट्स कलर चेंजेस टू व्हाइट, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, दिस इज द रीजन। तो इन सब के अपने अपने कलर होते हैं। फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, और इसको भी जब हीट करेंगे तो ये भी व्हाइट कलर का हो जाएगा। जितने भी ज्यादातर जो एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो ज्यादातर बता रहा हूं, सभी नहीं, मोस्टली दे आर व्हाइट इन कलर, एनहाइड्रस, ठीक है। और जो हाइड्रेटेड होते हैं उनके अपने अपने कलर्स होते हैं, कोई रेड होता है, कोई ब्लू होता है, कोई ग्रीन होता है, ये ध्यान रखना है। बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, यस बच्चों, तो ये चैप्टर हुआ खत्म। बहुत दिनों से लगे हुए थे इस चैप्टर में, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। एंड वन थिंग मोर, अब बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं या हो चुके होंगे, उन सब बच्चों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। तो अब सिर्फ 2-3 वीडियोस ही मैं आगे डालूंगा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो शायद वो वीडियोस ना देखें। तो जब एग्जाम पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं वीडियो डालूंगा। तो अभी जो इसके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के, उनकी 2-3 वीडियोस डालने के बाद फिर 1 हफ्ते का गैप, लगभग 4-5 दिन का गैप, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूंगा। एंड होपफुली नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से होगा, और विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलो बच्चों, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए फिर से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो विद फुल कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच।